अच्छा आ जाओ। इसका थोड़ा कंसेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन ही बनता है यूजुअली, ज्यादा से ज्यादा एक एमसीक्यू टाइप आ जाएगा 1 मार्कर, और 3 मार्क्स का एक और भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कितने तक की इसकी वेटेज है। सो जो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? ठीक है। सो मतलब मैं कह सकती हूँ कि जिस कंट्री में मैं रह रही हूँ वो वाली करेंसी क्या है, डोमेस्टिक है। उसके अलावा मेरे लिए सारी करेंसीज क्या है, फॉरेन। ठीक है, सुन रहे हैं भविष्य? तो मेरी खुद की करेंसी क्या है, डोमेस्टिक है। बाकी सारी क्या रहती है, फॉरेन। तो बच्चे जब फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसीज, देखो अब मैं हूं, मेरा कोई बिजनेस से सपोज चाइना के साथ है। ठीक है, तो मैं क्या पे करूंगी, मेरे पास मेरी पॉकेट में तो आईएनआर, बट वो मेरे से क्या लेगा, रंबी। ठीक है, रंबी लेगा। उसके लिए गांधी जी का नोट कोई मायने नहीं है। तो बच्चे क्या होगा, मैं यहाँ पे अपनी करंट मतलब पेमेंट करूंगी अपने बैंक्स को। ठीक है, अगर इट इज थ्रू बैंक्स, राइट। तो बैंक जो है वो किससे, फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन किसके पास है, कौन है, रिजर्व होल्डर? आरबीआई। उठ जाएंगे, है ना, आरबीआई। तो मैं पेमेंट करूंगी अपने कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास वो पैसा जमा करेगा और उसका एक्सचेंज आरबीआई क्या करेगा, बाहर की कंट्री के बैंक में कर देगा। यस और नो? वहां के सेंट्रल बैंक एंड देन अकॉर्डिंगली वहां का कमर्शियल बैंक जिसके साथ भी पेमेंट करनी है। नहीं तो अगर मैं यहाँ से कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, ठीक है, यूएस जा रही हूँ, तो बच्चे मैं क्या करूंगी, इंडियन रुपीज को एक्सचेंज कराऊंगी फॉर डॉलर्स एंड देन वहीं खर्च कर सकती हूँ। तो जब भी मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करा रही हूँ किसी और करेंसी में, ताकि मैं किसी और कंट्री में ट्रांजैक्शन कर सकूं, तो दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज। देख रहे हैं, जो मुझे पता है। अब ठीक है। So it refers to all the currencies of the world other than the domestic currency. So मेरे लिए मेरी domestic currency कौन सी बचे, इंडियन रुपी, दैट इज आईएनआर, यस। और बाकी सारी करेंसीज मेरे लिए क्या आ जाएंगी बच्चे, फिर फॉरेन करेंसीज, बीट यूएसडी, बीट सिंगापुर डॉलर्स, बीट पाउंड स्टर्लिंग्स, ठीक है, या फिर येन है अपना, रंबी है, दिरम है, दिनार है, कुछ भी है, सारी क्या है, बाहर की करेंसीज है। So, bacha, that is all other currencies like USD, UK pounds, euros, etc. It includes securities and bonds issued by foreign corporates and government. अगर बाहर की कंट्री के मैंने बॉन्ड्स या शेयर्स खरीदे हैं, सिक्योरिटीज खरीदी है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज में ही कन्वर्ट होती है। Why? Because shares, stocks and bonds are also known as foreign, are also known as financial assets. They are what? Financial assets. And जब भी अगर आप से सपोज आपको कभी टाइम मिलेगा या मौका मिलेगा मनी के बारे में पढ़ने के लिए, अभी तो हमने बहुत छोटा सा सिर्फ मनी सप्लाई पढ़ाई कर लो एक तरह से, कि M1 M2 M3 M4 क्या है, फिर उसको कैसे हम क्रेडिट क्रिएट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ या नहीं, यही पढ़ा ना सिर्फ हमने। बच्चे अब आगे जाके अगर आप पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे कि लोगों ने बहुत सारी थियोरीज बनाई कि व्हाट इज द रीजन फॉर विच वी होल्ड मनी। ठीक है, तो मनी को होल्ड करने के लिए वन ऑफ द रीजन इज टू इन्वेस्ट, कि मेरे पास पैसा जो है वो लोग क्या करते हैं, एक तो डे टू डे खर्चों के लिए, हाँ या नहीं, दूसरा अपने फ्यूचर के लिए, बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो पैसे होने चाहिए इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। एंड थर्ड इज फॉर स्पेकुलेशन, दैट मीन्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेक्स मार्केट, सॉरी नॉट फॉरेक्स, इन द दिस एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, राइट। सो बच्चा, इस वजह से जितने भी बॉन्ड्स वगैरह इशू हुए होते हैं, सिक्योरिटीज इशू करती है फॉरेन कंट्री, तो उसको भी हम कहाँ पे लेते हैं, फॉरेक्स में लेते हैं, क्योंकि वो अपने शेयर्स अपनी ही करेंसी में मेरे से लेंगे। समझ गए? ओके गाइस, ठीक है। सो इंडियन रुपी इज डोमेस्टिक करेंसी ऑफ इंडिया एंड दिस इज दिस इज अ फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया। तो डॉलर्स कहाँ के होते हैं बच्चे, अगर यूएस लिखा है तो यूनाइटेड स्टेट्स के है, सिंगापुर लिखा है एसडी तो सिंगापुर डॉलर्स है, ठीक है, एयूएस लिखा है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, ठीक है। यूके पाउंड है, अगर ऐसा सा है तो इसको पाउंड बोलते हैं, यूके का है, यूनाइटेड किंगडम्स का, ठीक है, लंदन वगैरह। देन यूरोस किसका होता है पता है, यूरोपियन यूनियंस का होता है, ईयू का, वो
यूरो, ये तो यूरो होता है। वाई के साथ ऐसे ऐसे दो डंडी लगी होती है तो दैट इज येन। ठीक है, वो कहाँ होगा, जापान का होता है। ओके, क्लियर है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट बच्चे, इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। रेट क्या है, वो दाम है ना, दाम जिस पे मेरी करेंसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज हो सकती है। तो $1 खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने हैं, दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, या फिर एक इतने सारे रुपए कितने डॉलर्स खरीद सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। सो बच्चा ये देखो, इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। इट इज अ रेट एट विच one currency is exchanged for another currency. So example, $1 can be purchased by paying rupees 80। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू रुपीज 80, या फिर दूसरा क्या है, रुपया अगर कह ले तो रुपया, $1 को खरीदने के लिए लोगों को कितने पैसे देने, 1 डिवाइडेड बाई 80। समझ है ना, समथिंग इन पॉइंट्स, क्लियर। सो दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगेन फॉरेन करेंसी क्या है, अपनी करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसीज वो है फॉरेन करेंसीज। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल्स हैं वो, या फिर बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, वो वाला दाम, वो वाला रेट जिस पर एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो सकती है। से सपोज $1 कैन बी बॉट फॉर रुपीज 80। सो दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट मीन्स मेरे को $1 खरीदने के लिए 80 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और उल्टा बाहर के लोगों को $1 खरीदने के लिए कितने देने पड़ेंगे, रेसिप्रोकल, 1 डिवाइडेड बाई 80। क्लियर है ये। सो इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल परचेसिंग पावर ऑफ अ कंट्री। तो एक्सटर्नल देखो, परचेसिंग पावर क्या होता है, कितना आप खरीद सकते हो। अब क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज है तो इंटरनल तो नहीं होगा ना, एक्सटर्नल बोल सकते हैं। वैल्यू कितनी ताकत है, $1 कितने डॉलर्स खरीद सकता है बेसिकली, दैट इज द एक्सटर्नल परचेसिंग पावर। सो इट इज द रेट एट विच एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर वैल्यूड। हाँ या नहीं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इसी बेसिस पे वैल्यू होते हैं। सो टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम इंपॉर्टेंट आ जाओ। फर्स्ट इज फिक्स्ड रेट एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ सिस्टम। समझेंगे, वेरी सिंपल। फिक्स्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो वाला रेट जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स, ठीक है, विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और इंडिया में हम लेनी प्रैक्टिस नहीं, ठीक है। वो अपना रेट जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया ये, ठीक है ना, वो बढ़ेगा बढ़ेगा ना ही वो कम। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मार्केट, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन मार्केट मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई पे डिपेंडेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने कह दिया $1 $50 खरीद सकते हो तो वो मान, समझ गए। सो बच्चे ये कौन सा रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया बस, इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर दिया, आज इंडियन रुपए की डिमांड बढ़ जाए, आज इंडियन रुपीज की डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, तो मेरी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए ना, इंडियन रुपया का एक्सचेंज भी बढ़ना चाहिए, हाँ या नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक प्राइस फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक प्राइस फिक्स कर दिया। तो डोंट यू थिंक अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को पिक्चर में नहीं देते, गवर्नमेंट ने जो तय कर दिया मान लिया। तो इस वजह से अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है यहाँ पे। क्लियर है, आ जाओ। So it is a system in which exchange rate is fixed by the government. Okay, number one. Number two, its basic purpose of adopting is to ensure stability. Obviously, हम क्यों चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट फिक्स करे, ताकि चेंजेस ना हो। चेंजेस नहीं होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। यस और नो, हाँ या नहीं। तो फॉरेन ट्रेड इजी है, लोग आराम से एक दूसरे का डील कर सकते हैं, कोई लॉस या गेन का प्रॉब्लम नहीं है। So, Bacha, under this system, each country keeps the value of its currency on the basis of some external standards. Now listen. क्या कोई भी अमाउंट उठा के गवर्नमेंट रख सकती है कि कुछ बेस होना चाहिए फिक्स करने का प्राइस? बोलो बोलो पीयूष, होना चाहिए ना कोई तरीका।
कोई मेथड, कोई स्कीम, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, तो है। नहीं तो हर गवर्नमेंट कहेगी हमारी करेंसी ऊंची, हमारी करेंसी ऊंची, यस और नो? यस। तो कह रहे हैं इस विवाद को हटाने के लिए, टू अवॉइड ऑल सच डिसरप्शंस और डिस्कशंस, व्हाट इज डन, देयर इज अ स्टैंडर्ड दैट इज सेट। ठीक है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कहते हैं, दो तरीके हैं उसके। या तो कह रहे हैं उतना गोल्ड रिजर्व रख लो, ठीक है, जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व है वो उतनी स्ट्रांग है। नहीं तो दूसरा जो आजकल चल रहा है, दैट इज जितनी फॉरेन करेंसीज है हमारे पास, जितनी क्या है, फॉरेन करेंसीज है, हम उतने ही स्ट्रांग है। ठीक है, समझ आई? देखो, कोई कह रहे हैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड पे गवर्नमेंट ये रेट फिक्स करती है। ठीक है, अब वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स अब हम पढ़ेंगे, दो तरीके के हैं बच्चे, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रेटन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, हम गोल्ड करेंसी, गोल्ड में बताते हैं कि हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं, उस हिसाब से हम करेंसी सेट करते हैं। नहीं तो दूसरा क्या है कि कितनी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, कितनी करेंसीज हमारे पास है, उसके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट डिस्कस करते हैं। ठीक है मैम। ये हो कैसे क्या वैसे? State is returned, select, set, and राइट, सो आ जाओ। आप कह रहे हैं जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बारे में हमने बात करी है ना, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, कह रहे हैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्रेशियस मेटल्स हो सकता है, करेंसीज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे दो तरीके हैं हमारे पास, एक है मतलब पेगिंग, ठीक है, और दूसरा है पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। तो पेगिंग का मतलब होता है जब हम करेंसी, एक एक करेंसी की वैल्यू दूसरी किसी और करेंसी के साथ वैल्यू करते हैं। जैसे आपको पता है सबसे ज्यादा करेंसी कौन सी है जो वर्ल्ड में चलती है? यूएसडीज, यूएस डॉलर्स जो है सबसे मोस्ट ट्रेडेबल है, इस वजह से उसको व्हीकल करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ऐसी कोई सिंपल स्मॉल सी करेंसी से, सपोज मॉरिशस डॉलर्स है, ठीक है, बहुत मॉरिशस नहीं, सॉरी, हाँ मॉरिशस डॉलर्स के लिए बहुत छोटा सा आइलैंड है, यस, वहां की करेंसी कोई खास स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ टूरिज्म की वजह से वो चलता है, यस। तो बच्चे अगर हमें अपनी करेंसी को, इंडियन रुपी तो बहुत आजकल तरक्की कर रहा है, यस, मॉरिशस रुपीस को अगर मुझे इंडियन रुपी के साथ कंपेयर करना है, तो कह रहे हैं उसका इजी वे क्या है, डॉलर्स के साथ हर एक ने कंपेयर किया हुआ है, मॉरिशस डॉलर, मॉरिशस रुपी ने इंडियन डॉलर के साथ, सॉरी, यूएस डॉलर्स के साथ कंपैरिजन कर लो, और यूएस का हमें इंडिया के साथ पता है, तो डायरेक्ट एक्सचेंज क्या मैथमेटिकली पॉसिबल है? हाँ, ये दो चार ये जो बिग करेंसीज हैं, जैसे कि डॉलर्स है, पाउंड है, येन है, या फिर यूरोज है, इन चार में कर लो, येन के साथ भी, जापान के साथ भी, चलो ठीक है हमारा इतना नहीं है, पर ये जो यूएसडी है, यूएस डॉलर्स है, इसके साथ हर कंट्री ने अपनी करेंसी मिलाई हुई है, तो हमारे को हर छोटे मोटे जगहों की करेंसी के साथ एक्सचेंज की जरूरत जो है नहीं होती। सो हर
करेंसी के साथ जब हमारे को वैल्यू कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती, एक के साथ ही हर कोई कंपेयर कर लेता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पेगिंग। पेग करना, राइट? सो पेग मीन्स टू एसोसिएट, राइट? सो पेगिंग क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज टाइड विद द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, ओके? So that is known as pegged exchange rate. Parity value क्या है? When the values of a currency is fixed in currency or in terms of gold. जब हम किसी और करेंसी के हिसाब से या फिर गोल्ड के टर्म्स में करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरिटी वैल्यू। ओके, क्लियर है? पेग्ड क्या है? जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ हम लिंक करते हैं। जब हम एक करेंसी को किसी और करेंसी या फिर गोल्ड के साथ करते हैं, दैट इज पैरिटी वैल्यू। क्लियर है दोनों तरीके? कार्तिक, कंफ्यूजन किसी को है बच्चे? नहीं? सो दिस कैन बी एज एज अ वन मार्कर, क्या? फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें भी बच्चे दो तरीके हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। टाइप्स क्या है? दो हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड्स एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है? सो गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेट सिस्टम क्या है बच्चे? अकॉर्डिंग टू दिस, external values of all the currencies were maintained by fixing their prices in terms of gold। कि कितना गोल्ड है आपके पास, ठीक है? जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड है ऑब्वियसली उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसके सेकंड हाईएस्ट है उसकी सेकंड हाईएस्ट है, जिसके थर्ड है उसके थर्ड हाईएस्ट एंड सो ऑन। दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है? ये पहले चलता था। अब जो है उस केस में आपने वो ऐसे इंस्टीट्यूशन सुने होंगे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। आपको इनके साथ एक खाता खुलवाना पड़ता है, ठीक है? हर कंट्री को जो WTO का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेंबर है, ठीक है, उन सबको क्या करना पड़ता है? अकाउंट खुलाना पड़ता है आईएमएफ के साथ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यहाँ पे हर कंट्री अपना एक अकाउंट खोल के जितनी और करेंसीज है, अपनी नहीं, इंडियन रुपी नहीं, उसके अलावा जितनी भी करेंसीज है मेरी, वो कहाँ जाएंगी? आईएमएफ के पास जाएंगी। कितनी जाएंगी? आईएमएफ के पास। फिर आईएमएफ देखेगा कि जिसके पास जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसीज है वो उतना स्ट्रांग है। पहले ऐसा गोल्ड के साथ करते थे, अब गोल्ड नहीं है, उसकी जगह क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे हम जमा कर देते हैं। तो जिस करंट कंट्री के पास जितना ज्यादा फॉरेक्स है वो उतनी स्ट्रांग है, और उसके बदले मैंने आपको बताया था जैसे लास्ट क्लास में कि अगर आपको लोन विड्रॉ करना है तो आप आईएमएफ से कह सकते हो कि देख यार तेरे पास मेरी इतनी फॉरेन करेंसीज पड़ी है, उसके बदले जितना लोन बनता है मुझे दे दे, जैसा भी रिसेंट पाकिस्तान ने किया। क्लियर है? आज रीड कर लेते हैं। Gold system, according to this, external values of all the currencies were maintained by fixing their prices in terms of gold। और ब्रेटन वुड क्या है? गोल्ड जो है उसको रिप्लेस किससे किया गया? यूएस डॉलर्स के साथ, ठीक है? Then under this system all the currencies were related to US। जैसे भी मैंने आपको बताया कि मॉरिशस कंट्री करेंसी है या कोई भी करेंसी, उसको हम यूएस की बेसिस पे ही कंपेयर करते हैं, पैरिटी वैल्यू पे लेके आते हैं। इट गेव बर्थ टू आईएमएफ एज सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन द आईएमएफ। तो आपके पास जितने भी क्या है फॉरेन करेंसीज हैं, आप उस अकाउंट में खोलोगे और फिर वो यूएसडी, क्योंकि वो हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वर्ल्ड में। देखो महंगी तो और भी है, जैसे 1 रुपी कैन बाय से सपोज 107 पाउंड्स। हाँ सॉरी, 1 पाउंड कैन बी बॉट फॉर 107 एक पाउंड खरीदने के मुझे 108 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन अगर डॉलर खरीदना है तो सपोज $1 है 80-90 के आसपास, 90 लगा दो, मोटा मोटा 90 हमें खरीद, कौन सा हमारा ज्यादा महंगा है? पाउंड देखो बेटा, क्योंकि हम क्या करेंगे, कौन से लेंगे? क्योंकि इट इज मोस्ट क्रिटिकल, ठीक है? हर करेंसी को हम डॉलर्स के साथ जो कंपेयर, तभी इसको कहते हैं सुपर पावर है पूरी वर्ल्ड की यूएस, है ना? दैट इट्स द मोस्ट क्रिटिकल इन द इंटायर वर्ल्ड। सो बच्चे दोबारा से यूएस डॉलर्स को हमने किससे रिप्लेस किया? यूएसडी से, ठीक है? सॉरी, गोल्ड को हमने रिप्लेस किया यूएसडी से। एंड देन अंडर दिस सिस्टम ऑल द करेंसीज वर रिलेटेड टू यूएसडी। और ऐसा हमने ऊपर पढ़ा कौन सा सिस्टम था? पैरिटी सिस्टम, ठीक है? पार पे लेके आना, एक जगह पे लेके आना, एक लेवल पे। फिर इसकी वजह से आईएमएफ आया, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। मतलब कि ये ऐसा एक बैंक है जो कि सबके खाते खोलेगा और उसमें करेंसीज होंगी जो कि लिंक किससे होंगी? डॉलर्स के साथ। क्लियर है? पक्का? यहां तक कोई परेशानी दिक्कत है किसी को भी?
मेरिट्स, अब आप खुद सोचो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। एक तो स्टेबिलिटी रहेगी, है ना, हमने कहा ना कि प्राइस नहीं चेंज होता, स्टेबिलिटी है, फ्लेक्स वो नहीं है, फ्लक्चुएशंस नहीं। सो इससे इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली इजी। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, हर कोई मेरे से ट्रेड करना चाहेगा, राइट। सो इट इनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरी बात, जब बच्चे प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। So it keeps a check on inflation. So stable exchange rate forces the government to keep a check on the inflation. Number 3, बच्चे लोग जो बाहर से पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको पता है कि कल को करेंसी इससे कम नहीं होगी इनकी, पता है ना उनको कि नहीं होगी कम, गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी, तो डोंट यू थिंक इट्स वेरी सेफ। अगर एक्स्ट्रा बढ़ेगा भी नहीं कुछ तो घटेगा भी तो नहीं, हाँ ये नहीं। तो मुझे तो हमेशा डर किससे लगता है, लॉस से। तो जो कंट्रीज डरती है लॉस से और उनको पता है कि यहाँ पे उनको लेबर सस्ता मिलेगा, सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा लगा देंगे। तो लोग जो है डर के मारे कभी भी अपना पैसा नहीं खींचेंगे ना मेरी कंट्री से बाहर। सो इट प्रिवेंट्स कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, लोग जो है अपना पैसा वापस नहीं खींचते। Last, a coordination of macro policies also become easy. Why? Because since everything is stable, हर चीज को यहाँ पे लिंक करना इज कंपैरेटिवली इजियर, इन्फ्लेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हर चीज क्या है यहाँ पे, स्टेबल एंड कन्वीनियंट है, इजी है। तो चार चीजें दोबारा से आ रही हो। नंबर 1 क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड इनकरेज करता है, यस। नंबर 2, चेक ऑन इन्फ्लेशन, वेरी गुड। नंबर 3, प्रिवेंट्स कैपिटल आउटफ्लो, वेरी गुड। नंबर लास्ट, मैक्रो पॉलिसीज में कोऑर्डिनेशन होती है, वेरी। नाउ व्हाट कैन बी द डीमेरिट्स, बिना देखे। वेरी गुड, एक तो रिजर्व्स बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। अभी बात करें ना कि अगर हमारे को एक रेट मेंटेन करना है तो हमारे को उसके इक्विवेलेंट रिजर्व्स पहले गोल्ड के फॉर्म में और अब यूएसडी के हिसाब से आईएमएफ में जमा करने पड़ेंगे। व्हाट एल्स, वेरी गुड, ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर रेट एक एक्सचेंज का डिटरमाइन कर दिया, ठीक है, अब मेरी मार्केट में करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी तो मेरा महंगा होना चाहिए ना, पर नहीं हो रहा, क्यों, गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, तो अंडर वैल्यूएशन हो रही है मेरी करेंसी की, यस। ऐसे ही मेरी करेंसी की इतनी डिमांड नहीं है, कार्तिक, डाउट है, अगर अब मेरी करेंसी की कोई खास वैल्यू नहीं है, कम हो रही है, डिमांड ही नहीं है उसकी, ठीक है, कोई मांगता नहीं, कोई ट्रेड नहीं करता, बिल्कुल बेकार सी करेंसी है मेरी, तो उसकी वजह से मेरा प्राइस फॉल होना चाहिए ना, बट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, तो क्या है, ओवर वैल्यूएड है मेरी करेंसी। ठीक है, समझ आया, अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन। So, बच्चे, government has to maintain large reserves to ensure rate stability. Number 2, there is a possibility of over and under valuation. Number 3, it does not encourage venture capital. What is the meaning of venture capital? Risky business. ठीक है, जहां पे न्यू इनोवेटिव आइडियाज है, रिस्की बिजनेस है। ठीक है, तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है कि कल को इसकी करेंसी गिरेगी नहीं तो बढ़ेगी भी तो नहीं, हाँ या नहीं। अब मैंने न्यू बिजनेस, देखो वहां तो था मैंने ऑलरेडी पैसा लगाया हो तो कोई वापस नहीं खींचेगा, है ना, हमने बात करी थी ना कि ऊपर आउटफ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने बिजनेस, मेरी आजकल के टाइम में, बच्चे आप बताओ ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो ग्रोइंग है कि जो स्टेबल है उसमें करोगे। तो अगर एक करंट कंट्री की करेंसी में कोई बदलाव नहीं है, इसका मतलब वो ग्रो नहीं करी, तो वहां पैसा लगाना बेवकूफी है कि सही बात है ना। सो इस वजह से इट डज नॉट इनकरेज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या, एक रिस्की बिजनेस होता है जिसमें आप इनोवेशंस एंड ह्यूज कैपिटल लगाते हो टू अर्न हाई प्रॉफिट्स। So in case if you know that there will be no profits, why? Because there is a lot of stability in my business. Then obviously, what do I have to do with the stability when there are no risks? हाँ ये नहीं, किसी को डाउट है यहाँ तक? नाउ गवर्नमेंट जो है अगर खुद जान के रुपए की वैल्यू को कम करती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करती है, तो उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। याद करो डीवैल्यूएशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, दैट गवर्नमेंट हैड डीवैल्यूड इट्स करेंसी बाय अप्रोक्सीमेटली 20%, पढ़ा था ना हमने। जब गवर्नमेंट जान के खुद से करती है, डिमांड सप्लाई नहीं कर रही, गवर्नमेंट जान के इंडियन रुपए को बाहर की कंट्री के हिसाब से सस्ता कर रही है,
तो उसको क्या कहेंगे, डिवैल्यूएशन. सो इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट जान के in exchange of other foreign currencies. So that is devaluation. Revaluation is government जान की जो वैल्यू को ऊपर इंक्रीज कर रही है, दैट इज revaluation. ठीक है जी. So devaluation के it refers to the reduction in the value of domestic currency by the government, and revaluation के it is an increase in the domestic currency by the government. It has nothing to do with demand and supply. क्लियर है, समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट है? तब मैं आगे जाऊंगी. पक्का? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबल? एज द नेम सेज, जो कि चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलता रहेगा. और वो कब होगा? बिकॉज ऑफ मार्केट इंटरवेंशन, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई की वजह से. अगर बच्चे डिमांड बढ़ती है हमारी सिक्योरिटी, हमारी करेंसी की, तो वैल्यू क्या आएगी? ऊपर. प्राइस क्या हो जाएगा? महंगा महंगा महंगा. ठीक है. अगर मेरी कंट्री की सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड नहीं हो रही, कम हो रही है डिमांड, ये सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? कम. समझ आ गया? आज तक हमने डिमांड सप्लाई में उल्टा पढ़ा था जब नॉर्मल पढ़ते थे कि प्राइस. सुन लो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो बातें हैं. एक क्या होता है कि प्राइस के कम होने की वजह से, यहाँ पे प्राइस को मैं रेट लिख सकती हूँ, हाँ या नहीं? अगर रेट कम हुआ तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी. ये तो क्लियर है. ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? द क्वेश्चन हियर इज that if the demand falls, what will be the impact on rate? डिमांड अगर फॉल कर रहा है तो रेट क्या होगा? मार्केट में कोई खरीदेगा क्या महंगे प्राइस पे, कि कम होना ही पड़ेगा प्राइस को? सो रेट विल ऑल्सो. समझ आ गई बात? तो अभी हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी. ओके जी. एंड अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा, हाँ या नहीं? अगर सप्लाई कम होगी तो रेट फॉल. उल्टा होगा ना. सप्लाई बढ़ रही है मतलब डिमांड कम है ना. हर कोई बेच रहा है मेरी करेंसी, कोई रखना नहीं चाहता, कोई खरीदना नहीं चाहता, तो बेकार है ना, सस्ते में निकालनी पड़ेगी, रेट कम होगा. अगर सप्लाई ज्यादा है तो रेट, एक मिनट, वेट, सॉरी, सप्लाई कम है, सॉरी सॉरी, यस, सप्लाई फॉल है जी, सप्लाई कम है, यस, मतलब कि मार्केट में है नहीं इतना अवेलेबल, यस, सो रेट विल बी मोर. तब तुम ठीक कह रहे थे, यस. और बच्चे अगर सप्लाई ज्यादा है मतलब हर कोई बेच रहा है मेरी करेंसी को, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, कोई रखना ही नहीं चाहता, मार्केट में फ्री में ऐसे मिल रही है, तो रेट विल फॉल. ओके. सो आ जाओ, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं. सो इट इज अ रेट या फिर सिस्टम अंडर विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. यहाँ पे कौन फिक्स करेगा प्राइस? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. कौन फिक्स करेगा? So there is no role of the government in this system. मतलब there is no or little intervention. कोई गवर्नमेंट आगे यहाँ पे सेट नहीं करेगी प्राइसेस, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस रख सकती है. उसके अलावा सेटअप नहीं होगा. प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? बाय डिमांड एंड सप्लाई. प्राइस कौन सेट करेगा बच्चे? गवर्नमेंट नहीं करेगी. ठीक है. देन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के और नाम भी है, जैसे कि पार रेट ऑफ एक्सचेंज, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्री एक्सचेंज रेट, नॉर्मल रेट या फिर इक्विलिब्रियम रेट. ठीक है. नॉर्मल रेट और इक्विलिब्रियम रेट. इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जहां पे स्ट्राइक करेगी वो वाला प्राइस बनेगा. ठीक है. पार भी वही सेम रेट, मतलब जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, इस वजह से. फ्लोटिंग मीन्स व्हाई? बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, यस. एंड फ्री एक्सचेंज रेट, व्हाई? बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. क्लियर है जहां तक? इट इज अ रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेक्स इज इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेक्स. कह रहे वो वाला रेट. ये रेट कैसे डिटरमाइन होगा? जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. सो दिस इज अ सप्लाई फॉर फॉरेक्स, यस और नो? एंड दिस इज द डिमांड. सो दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है. या फिर फॉरेक्स प्राइस, फ्लेक्सिबल. ओके. ठीक है जी. उठ जाओ यार, थोड़ा सा एक्टिव. उठो, समझ आ रहा है?
इजी है ना? देर आर टू पॉसिबिलिटीज, वहां पे क्या होती थी? रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। यहाँ पे एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। क्या है? जब मार्केट में हमारी वैल्यू कम हो गई, मतलब रुपया अब और ज्यादा सस्ता हो गया। जैसे पहले इंडियन करेंसी जब फॉल हो गई, ठीक है, जैसे एग्जांपल कह लो, पहले $1 के लिए मेरे को 77 रुपीज देने पड़ते थे खरीदने के लिए, ठीक है। जब मुझे $1 खरीदने के लिए कितने रुपीज देने पड़े थे? 77। अब वही $1 खरीदने के लिए मुझे 79 रुपीज देने पड़े, तो इंडियन रुपी क्या हो गया? गिर गया। और फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऐसे बोल सकते हैं इंडियन करेंसी फॉल्स और फॉरेन करेंसी राइजेस। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या है? एप्रिसिएशन कब हो जाएगी? जब इंडियन रुपी महंगा हो गया, ठीक बात है। तो या तो फॉरेन करेंसी का रेट फॉल हो गया या फिर इंडियन करेंसी राइज हो गई। एग्जाम्पल, $1 पहले 79 का खरीदा जाता था, और हमारा जो इंडियन करेंसी, सॉरी, जो $1 है अब 77 रुपीज में खरीदा जा रहा है, तो इंडियन करेंसी क्या हो गई? महंगी हो गई। ठीक है। सो अगर इंडियन करेंसी बच्चे सस्ती होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ है, नहीं तो लिख लो, दैट एक्सपोर्ट्स विल राइज। देखो, अगर इंडियन करेंसी सस्ती हो गई मतलब अब डॉलर्स, पहले आप $1 से 77 की चीज खरीद पा रहे थे, आप $1 से आप 79 की चीज खरीद पा रहे थे, मतलब कि मेरी कंट्री की सेल बढ़ेगी, हाँ या नहीं? लोगों को, बाहर की कंट्री वालों को मेरा सामान क्या लगेगा? सस्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दोबारा से सुन लेंगे। अगर पहले $1 से 77 रुपीज का सामान खरीदा जाता, अब $1 से आप 79 रुपीज का सामान खरीदते हो, इसका मतलब इंडियन करेंसी क्या हो गई? सस्ती। डेप्रिसिएट, हाँ या नहीं? अगर डेप्रिसिएट होगी, इसका मतलब बाहर वालों में मेरा सामान क्या हो गया? सस्ता। ठीक है, बाहर वालों में मेरा सामान क्या हो गया? बाहर वालों में अगर मेरा सामान हो गया सस्ता, तो एक्सपोर्ट कंट्री हाँ या नहीं? अब दूसरे पहले 77 रुपीज देंगे, मैं $1 खरीद पाती थी। अब मुझे $1 खरीदने के लिए कितने रुपीज देने पड़ रहे? 79, तो लगेगा हो गया फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो पहले रुपीज पाती थी, बाहर से मैं सामान खरीदूंगी, तो मतलब इम्पोर्ट में क्लियर है। तो किसी को क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का बोल बोल देता हूँ, और तो दे देंगे। ठीक है, तो आ जाओ। ये देखेंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जब इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई, मतलब इंडियन करेंसी सस्ती होगी बाहर वालों के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होगी? जब इंडियन रुपी महंगा हो गया बाहर की कंट्री की करेंसी के हिसाब से। क्लियर है? सो इट इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। समझ आ रहा है बच्चा? सो ये मैं आपको बता रही थी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। करेंसी डेप्रिसिएशन से क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, हाँ या नहीं? इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। सो अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो इनफ्लो होगा, मतलब पैसा ज्यादा आएगा ना कंट्री में। कंट्री में पैसा ज्यादा आएगा और जाएगा कम, तो नेट क्या होगा? इनफ्लो। आगे बात समझ के नहीं? नहीं, देखो दोबारा से, क्योंकि इंडियन करेंसी क्या है? सस्ती है, मेरी कंट्री की सामान ज्यादा बिकेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास सामान महंगा है। इम्पोर्ट्स अगर कम होती है तो आउटफ्लो में होगा ना, क्योंकि बाहर वालों में पैसे नहीं देना है आपको। अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो बाहर वाले देश से सामान खरीद रहे हैं, उनके पास सामान वाले पैसे होंगे, हमारे नहीं पैसा होगा, तो डायरेक्ट इनफ्लो। इनफ्लो ज्यादा नहीं, आउटफ्लो से तो नेट क्या होगा? इनफ्लो क्या होगा? अगर करेंसी एप्रिशिएट होगी, महंगी होगी इंडियन करेंसी, तो भाई मैं मेरे बाहर का सामान सस्ता हो गया, बाहर के सामान मेरे सस्ता हो गया, तो इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे। बाहर का मेरा सामान महंगा हो गया, एक्सपोर्ट करने के कम हो गए, तो नेट क्या होगा?
यहाँ तक समझ आया मेरे बच्चे? नाउ व्हाट आर द मेरिट्स? वही बात है, अब जो उसके डीमेरिट्स है वो यहाँ के मेरिट्स है। गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स, इट इनकरेजेस वेंचर कैपिटल एंड देयर इज नो अंडर और ओवर वैल्यूएशन, एग्जैक्ट वैल्यूएशन है करेंसी की। क्लियर है? So देखो, there is no need to maintain large reserves, eliminates the problem of under and over valuation and encourages venture। ठीक है? डीमेरिट्स क्या है? उल्टा, अब वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आ गया, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। तो वहां पे हमने कहा था स्टेबिलिटी इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस है इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम आती है। नंबर टू, हमने वहां पे क्या कहा था? इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मेरी करेंसी की वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है तो इन्फ्लेशन के ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा क्या? नहीं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहेगा। नंबर थ्री, आउटफ्लो, कैपिटल आउटफ्लो नहीं होगा। लेकिन आप सोचो, अगर कोई एक कंट्री है जिसकी करेंसी डूब रही है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं मेंटेन कर पा रही, अब करेंसी की वैल्यू डूब रही है, मतलब अब वो खराब हो रही है कंट्री, तो लोग क्या करने लग जाएंगे? बाहर के लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे और ज्यादा डूब जाएगी वो इकोनॉमी। सो यहाँ पे डर है कि बाहर वाले लोग अपना पैसा दोबारा से निकाल लेंगे। आ जाओ। Too many fluctuations creates uncertainty about receipt and payment in the foreign transaction. That means international trade में भी प्रॉब्लम आती है और लोग जो है अपना पैसा बार बार खींचने लग जाते हैं। और यहीं पे अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज, मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, हाँ या नहीं? Second is it discourages international trade and coordination of macroeconomic policies also. क्यों? क्योंकि एक सेट क्राइटेरिया नहीं हम बना पाते। ओके, क्लियर है? इजी है? नेक्स्ट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग क्या है बेटा? यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कहती है ठीक है डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दो, बट इसके अगर ऊपर हुआ नहीं जाने दूंगी, सीलिंग लगा दी, इसके नीचे तो भी मैं नहीं जाने दूंगी, मैंने एक फ्लोर क्रिएट कर दिया। ठीक है? जहां पे डिमांड एंड सप्लाई तो काम कर ही रही है, साथ में गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर रही है, तो ये दोनों का क्या है? मिक्सचर है। दोनों का क्या है? मिक्सचर है। ओके, तो अगर गवर्नमेंट जितने लेवल तक इंटरफेयर कर रही है तो उससे क्या होगा? रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है जी? सो इट रेफर्स टू द एक्सचेंज रेट सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। बच्चे अभी तो कोई टाइम नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान दो थोड़ी देर। अभी ये तो इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर चैप्टर है, अब तो ये तो बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, है अच्छा चैप्टर है तो। So which it refers to the exchange rate system where the foreign exchange is set up by the market forces and central bank जो है intervenes in the forex market to control fluctuations। डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब भी सेंट्रल बैंक आ जाएगा, बहुत कम होगा तब भी सेंट्रल बैंक आ जाएगा बीच में। ठीक है, कि कंट्रोल तो वही करेगा ना। क्लियर है मतलब? सो इसको क्या में कह सकते हैं? दोनों का मिक्सचर है। मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड। तो इट इज द हाइब्रिड और मिक्सचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है? सो लाइक फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई आती है, एंड लाइक फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट जो है मैनेज करती है इसको आरबीआई की इंटरवेंशन के थ्रू। Here the central bank intervenes in the forex to restrict the fluctuations in the exchange rate up to a certain limit। मैंने आपको बता दिया, अगर इससे ज्यादा आएगा तब भी आरबीआई आ जाएगा, इससे कम हुआ तब भी आरबीआई आ जाएगा। ठीक है? फॉर दिस आरबीआई हैज टू मेंटेन, अगेन अगर वो इंटरफेयर करेगा तो लार्ज रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। सो इट हैज टू मेंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स टू मेंटेन दैट लिमिट। सो इट इज आल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग क्या होती है? जहां पे करेंसी चेंज तो हो रही है लेकिन आरबीआई इंटरवीन करके उसको कंट्रोल कर रहा है, डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है? और क्लीन फ्लोट क्या है? जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है सिर्फ, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जीरो है। ठीक है? So dirty floating, it is a system under which the value of countries' currency is allowed to change in relation to others, but is also controlled or manipulated by RBI. ठीक है? Clean float क्या है? It is absolutely no intervention of central bank and it is purely flexible exchange rate system. यहाँ तक क्लियर हुआ? तब नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाओ। चलो इससे पहले मुझे थोड़ा सा बताओ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है पीयूष?
वेरी गुड। तो वो कौन कौन चलाता है वो सिस्टम? डिमांड है, सप्लाई। वेरी गुड। फिक्स्ड क्या होता है बच्चे? हाँ, तो कौन सेट करता है वहां पे प्राइस? किसके बेसिस पे करती है? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के? हाँ या नहीं? किसके बेसिस पे? हाँ, उसमें दो तरीके हैं, गोल्ड रिजर्व, ब्रेटन वुड। गोल्ड रिजर्व में गोल्ड के स्टैंडर्ड्स उतने हिसाब से पैसे रखने पड़ेंगे, और ब्रेटन वुड में यूएसडी के हिसाब से, आईएमएफ के पास में बैंक अकाउंट। भविष्य मैनेज फ्लोटिंग है। अभी बड़ा, जहां पे मार्केट फोर्सेस के ऊपर सबको छोड़ दिया, बट आरबीआई विल इंटरवीन एंड मैनिपुलेट। ठीक है, लिमिट जो है फिक्स कर देगी। तो इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, बताओ मैनेज फ्लोटिंग को? डर्टी फ्लोट। क्या कहते हैं? डर्टी फ्लोट। आ रहा है कुछ समझ के? नहीं आ रहा? अब बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड अगेन फॉर 3 to 4 marks इज व्हाट इज, व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड? कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्यों है? ठीक है, सो डिमांड क्यों हो सकती है? जब आपको इंपोर्ट करने हैं बाहर से, कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, तो आपको बाहर की करेंसी में ही पैसा देना पड़ेगा, हाँ या नहीं? नंबर टू, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स अब्रॉड। यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड। आपके बाहर मतलब कह लो, आपसे सपोज बाहर पढ़ने चले गए, या मेरा बेटा, छोड़ो आपके साथ, मेरा बेटा बाहर पढ़ने चला गया, ठीक है, तो बच्चे मैं उसको वहां पे फीस या उसका रहने का खर्चा निकाल रही हूँ, तो वहां से तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, पर मैं ही दे रही हूँ। तो बाहर अगर से सपोज वो यूके में पढ़ने गया है, तो मुझे क्या खरीदूंगे, पाउंड्स में पेमेंट करनी है ना, तो पाउंड्स की डिमांड हो रही है। ओके, कोई बाहर गिफ्ट देना है, डोनेशन देना है, चैरिटी देना है, ये सारे क्या होते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्लियर? परचेज ऑफ एन एसेट इन फॉरेन करेंसीज, बाहर एफडीआई करना है, मुझे लैंड खरीदना है, कोई उधर के फॉरेन एक्सचेंज सॉरी सिक्योरिटीज खरीदने हैं, स्टॉक्स खरीदने हैं, देन अगेन मुझे डिमांड चाहिए फॉरेन एक्सचेंज की। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, मैंने बाहर से लोन ले रखा है किसी और कंट्री से, या फिर आरबीआई ने यूएस फेडरल बैंक से अगर लोन लिया हुआ है, तो वो पेमेंट भी किस में करेगा? यूएसडी में ही करेगा ना। सो अगेन डिमांड फॉर यूएस। टूरिज्म, बाहर जा रहे हो तो वहां की करेंसी के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज द डिमांड, या मतलब किस वजह से आप बाहर की करेंसी खरीदते हो, ये क्वेश्चन है। तो नंबर वन है इंपोर्ट की वजह से, दूसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, तीसरा टूरिज्म, नंबर फोर परचेज ऑफ फिक्स एसेट अब्रॉड, सॉरी ऑफ एसेट्स अब्रॉड, एंड लास्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन्स। समझ आया बच्चे? वेरी, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ा, यहां पहले R1 था, अब एक्सचेंज रेट R2 हो गया, बेटा अगर महंगा होता है एक्सचेंज रेट, तो डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल। ये तो नॉर्मल है। देखो क्वेश्चन अगर ये होता है कि रेट या प्राइस का इंपैक्ट क्या है, तो वो हमेशा इनवर्स होता है डिमांड में। ठीक है, अगर रेट बढ़ा मतलब प्राइस बढ़ा, तो डिमांड क्या होगी? कम होगी, सिंपल। सो इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव डिमांड कर्व। ओके, so when the exchange rate rises from OR to OR2, demand for forex falls from Q1 to Q2. There is an inverse or negative relationship between forex and demand. So as a foreign exchange rate rises, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब डॉलर्स महंगे हो गए, मेरे को ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं डॉलर के बदले, तो बच्चे मैं इंपोर्ट क्या कर दूंगी? कम दे रही। So as the exchange rate rises, foreign goods become expensive. बाहर वालों के लिए मेरे को वो बाहर वालों का सामान क्या लगेगा? महंगा। So hence imports will fall. Imports will fall. Import कम होंगे तो outflow कम होगी, मतलब डिमांड कम होगा, therefore हमारा डॉलर की वैल्यू में डॉलर की भी वैल्यू फॉल हो जाएगी। अभी सर्कल समझ लो दोबारा से। ये कह रहे हैं, सुनो समझो, अगर पहले रेट जो भी था अब वो बढ़ गया, रेट बढ़ेगा तो आपके लिए महंगा हो गया, आप डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। अगर डिमांड कम होगी तो अब रेट पे क्या असर पड़ेगा? फॉल हो जाएगा ना। हाँ या नहीं? अभी समझा ना? देखो, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ रेट ऑन डिमांड एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन रेट। ठीक है, अगर कोई चीज महंगी होगी, तो आप उसकी खरीद कम करोगे कि ज्यादा करोगे?
कम हो गई डिमांड। अब मुझे मार्केट में क्योंकि कोई भी खरीद नहीं रहा मेरा सामान, तो मैं क्या करूंगी इसको सस्ता रेट। श्योर। If rate rises, demand falls, then rate will eventually fall. ठीक है, अब उल्टा देखो, अगर इफ रेट फॉल्स, रेट कल को फॉल हो गया तो डिमांड क्या होगी, राइस, क्योंकि सस्ता हो गया ना, मैं क्या करूंगी इंपोर्ट करूंगी सामान बाहर से। डिमांड राइज होगी तो रेट भी क्या हो जाएगा बेटा, और महंगा हो जाएगा। क्लियर है? श्योर। सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज उल्टा बचे। सप्लाई मतलब मेरी करेंसी कोई क्यों खरीदेगा, समझ गए? मेरी करेंसी कोई क्यों खरीदेगा, जब उससे मेरे से सामान खरीदना है, हाँ या नहीं, तो एक्सपोर्ट्स। फिर रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से मुझे पैसे आ रहे हैं, मेरे अंकल बाहर रहते हैं, मुझे सगन डाल रहे हैं, तो अपनी करेंसी में डालेंगे ना, लेकिन खरीदेंगे क्या, रुपया, मुझे तो रुपया ही मिलेगा ना हाथ में। सो रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम बाहर से पैसा आ रहा है, ओके। नंबर 3, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अभी उसमें रीपेमेंट थी, मैं पैसे वापस कर दिया, मैंने लोन लेना है तो बाहर से पैसा आएगा, ठीक है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड, वही बात है, अब किसी ने मुझे चंदा दे दिया, मतलब इंडिया को किसी ने डोनेशंस या चैरिटी दे दी, अगेन वो अपनी करेंसी हमारे पास देंगे, अपनी करेंसी देंगे, हमारे हाथ में तो क्या आएगा, रुपए, हमारे बदले में क्या लेंगे, रुपया लेंगे, समझ गए? लास्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अब बाहर वाले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पिछले में हम बाहर से परचेज कर रहे थे, अब बाहर वाले यहाँ पैसा दे रहे हैं, तो चार पांच पॉइंट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आ रहा है। नंबर 3, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम बाहर से लोन ले रहे हैं, ठीक है, अब ये सोचो कि कैसे बाहर से पैसा आता है हमारे पास। फिर लोन्स एंड ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में आ रहे हैं, एंड लास्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम, ठीक है, पीयूष उठ जाओ। सो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। अब आप सोचो कि आप सेलर हो, आप सेलर हो तो आप सबसे ज्यादा कहाँ सप्लाई करना चाहोगे जब रेट बढ़ता है, हाँ या नहीं? सो आ जाओ, अगर रेट बढ़ा फ्रॉम R1 to R2, ठीक है, सप्लाई विल ऑल्सो rise, so there will be a positive upward sloping supply curve, so there is a positive or direct relationship, yes. So as the exchange rate rises, some home currency goods will become cheaper, तो अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, बाहर का एक्सचेंज रेट महंगा हो गया, ठीक है, तो मेरे लिए क्या चीज सस्ती है, yes. देखो दोबारा से, बाहर मेरी करेंसी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, कब हो रही होगी, जब अब रेट क्या, देखो सुनो, एज द एक्सचेंज रेट राइजेस, एक्सचेंज रेट राइज हुआ मेरा, होम करेंसी गुड्स, मतलब मेरे घर का सामान जो है सस्ता होगा, तभी तो लोग खरीद रहे हैं ना, सस्ता हो जाएगा, दोबारा से देखो, एक्सचेंज रेट राइज होगा, एक्सचेंज रेट राइज होगा तो इसका मतलब बच्चे मेरी सप्लाई क्या होने वाली है, इंक्रीज, हाँ या नहीं, ये पढ़ा हमने। अब सप्लाई बढ़ेगी तो एंड में रेट क्या होगा बच्चे, फॉल हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है मार्केट में, तो रेट क्या होने वाला, फॉल होने वाला है। यहाँ भी है ना, ठीक है बच्चा, बच्चे अगर इफ द रेट फॉल्स व्हाट हैपेंस टू सप्लाई, सप्लाई विल ऑल्सो फॉल, अगर सप्लाई कम होगी मतलब मार्केट में कुछ चीज बिक नहीं रही है तो उसको लोग महंगे दाम में भी खरीदेंगे, तो रेट विल, सो बच्चे अब ये वाला सिनेरियो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, से सपोज रेट बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो रेट कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा तो लोगों के लिए मेरा सामान क्या हो जाएगा, सस्ता, क्या हो जाएगा, सस्ता, so everybody will now purchase from me, that means मेरी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी तो इन्फ्लो आ जाएगा, पैसा आएगा मेरे पास, हाँ या नहीं?
ये तो भाई सब मसला उल्टा देखो, अगर रेट फॉल हो गया सप्लाई फॉल हो जाएगी, फिर इन रिटर्न रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेट बढ़ेगा तो मेरी कंट्री की करेंसी महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो लोग मेरे से सामान नहीं खरीदेंगे, रादर मैं लोगों से सामान खरीदूंगी, इम्पोर्ट करेंगे तो फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो और ना देखो ये समझ आया तो आगे बढ़ सकती हूँ, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं आगे चलने का भविष्य। So how do you determine foreign exchange rate? This we've already discussed. The point at which demand and supply intersect each other. That is the point of exchange rate. हाँ या नहीं? तो जहाँ पे भी demand और supply intersect करे, E point पे that is a foreign exchange rate. And उसके corresponding जो नीचे होगा that will be quantity, foreign exchange quantity. हाँ या नहीं? So बच्चे equilibrium rate is determined at the point where demand is equal to supply. Negatively sloped is a demand curve. Positively sloped is a supply curve. E is a point where both are intersecting, so it is the equilibrium price point. Corresponding OR is your equilibrium rate, and OQ is your equilibrium quantity of forex. Okay? या नहीं? Now changes in foreign exchange rate. एक बार ऐसे करो, पहले पीछे का सारा देख लो, फिर मैं आगे चलूँ। ये तो बहुत इजी आगेगा, तो अभी खत्म हो जाएगा। इसका टेस्ट रहेगा फ्राइडे को, ठीक है?
हो गया। आए नहीं। वो कार्तिक आपने देखे बेटा। भविष्य। हाँ या नहीं। चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, बच्चे चेंज कैन ईदर बी चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई। अब चेंज इन डिमांड किस तरीके का हो सकता है, या तो डिमांड बढ़ गई या डिमांड घट गई। आ जाओ पहले समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। डिमांड पहले बच्चे ये थी, डी डी दिख रही है सबको, ये वाली ये थी डिमांड। डिमांड ये थी, सप्लाई ये थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, और फॉरेन एक्सचेंज रेट R1 था, क्वांटिटी Q1 थी। ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे, हमारा जो प्राइस है, सॉरी डिमांड है, वो क्या हो गई, बढ़ गई, राइट वर्ड शिफ्ट आ गया इन डिमांड। ठीक है। डिमांड जो है बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो न्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, हाँ या नहीं, दिख रहा है सबको, ये वाला E1। सब बच्चे यहाँ पे अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करूं तो R2 बढ़ गया, मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई, बट रेट में ज्यादा बढ़ाव है और क्वांटिटी में कम इंक्रीज आएगा, क्योंकि महंगी होगी तो लोग इतना डिमांड नहीं करेंगे। क्लियर है। सो व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेक्स राइजेस, जैसे ये बढ़ेगा, एक्सचेंज रेट विल आल्सो राइज फ्रॉम R1 to R2, हाँ या नहीं। तो पहले अगर $1 77 में खरीद पा रहे थे, अब 79 में खरीद पा रहे हो। सो एन इंक्रीज इन द डिमांड विल शिफ्ट the demand curve from DD to DD1. Equilibrium quantity will also rise Q1 से Q2. Exchange rate will also rise from OR1 to OR2. ठीक है। And बच्चे, it shows that price of dollars in terms of rupees has increased. मतलब रुपया सस्ता हो गया और डॉलर महंगा हो गया। दैट इज डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, डेप्रिसिएट। तो आपको ये R1 R2 लर्न करने की जरूरत है, सिंपल ही डायग्राम आप बना ही सकते हो अपने आप से, लर्न करने की जरूरत नहीं है। डिमांड बढ़ जाएगी तो बस राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जहां पे भी न्यू इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसके एडजेसेंट टेंजेंट्स ड्रॉ करो। तो यहाँ पे न्यू रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा एक्सचेंज, और वहां पे न्यू क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है। तो अगर जब भी डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिप्रिसिएट होगी हमारी करेंसी, है ना। हमारी करेंसी अगर सस्ती होगी तभी तो बाहर की महंगी हुई ना। तो फॉरेन एक्सचेंज महंगा हुआ मतलब डॉलर महंगा हुआ है, हमारी करेंसी क्या हुई है, सस्ती। तो इंडियन रुपी डेप्रिसिएट, फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट। ठीक है ना प्रशांति। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड, बिल्कुल उल्टा। अगर डिमांड कम हो गई तो न्यू एक्सचेंज यहाँ पे आएगा E1 पे, एडजेसेंट ड्रॉ करो, तो रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल होगा, लेकिन डिमांड थोड़ी सी ज्यादा कम होगी। ठीक है। सो आ जाओ, डिमांड फॉर फॉरेक्स फॉल हुआ, एक्सचेंज रेट फॉर फॉरेक्स ऑल्सो फॉल्स। $1 पहले 79 रुपीज का खरीद पा रहा था, अब $1 से 77। तो बताओ ये एप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।
So observation, fall in demand will shift the demand curve from DD to DD2. Equilibrium will fall from OQ to OQ2. ER will also fall from R1 to R2. It shows price of dollars जो है वो fall हो गया. So इसका मतलब है हमारी करेंसी महंगी हो गई. डोमेस्टिक करेंसी has appreciated. क्लियर है? अगर डिमांड राइज होगी तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट होती है. अगर डिमांड फॉल होगी तो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट होगी. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन सप्लाई. ठीक है. सप्लाई भी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो बच्चे अगर इसको भी ऐसे लर्न करेंगे, अगर सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी राइटवर्ड शिफ्ट, तो अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई, इसको मैं एक ही उसमें डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाती हूँ थोड़ा सा. दिस इज योर अर्लियर सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम, rate of exchange and quantity. Okay. Now बच्चे the supply has increased. This is supply, increase in supply ऐसा होगा हाँ या नहीं. ठीक है. अब इंक्रीज इन सप्लाई या न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा. सो इस केस में क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ गई, सॉरी सप्लाई तो बढ़ गई, क्वांटिटी तो बढ़ गई, बट रेट क्या हो गया, फॉल हो गया. ठीक है. रेट विल फॉल एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज. सो सप्लाई अगर इंक्रीज हुई, एक्सचेंज रेट विल फॉल. दैट मीन्स $1 के अगेंस्ट पहले 79 का सामान मिल रहा था, $1 के अगेंस्ट 77 का माल मिल रहा है. तो सप्लाई फॉर द फॉरेक्स विल राइज, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम SS to SS1. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज, एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट विल फॉल. क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा मिल रही होती है तो उससे एक्सचेंज रेट फॉल होता है. ठीक है. वेरी गुड. सो दिस विल मीन दैट डोमेस्टिक करेंसी हैज एप्रिसिएटेड. ठीक है ना. पक्का. डिक्रीज इन सप्लाई में उल्टा हो जाएगा, करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी डोमेस्टिक. सो सप्लाई अगर डिक्रीज हुई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E1. R1 will rise, मतलब exchange rate will rise, quantity will fall. So therefore there will be depreciation of domestic currency. या फिर फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट होगी, एक ही बात है. आगे चल सकती हो, रुक जाओ. चलू के रुक जाओ. नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ पूछना है तो बोल रही हूँ, नहीं तो ये तो मैं भी 2 मिनट में खत्म करा रही हूँ. तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना बोर्ड के. ठीक है. प्रैक्टिस तो भी हमारी किसी भी चैप्टर की ढंग से हुई नहीं. सो वो मैं सोच रही हूँ कि एक बारी के लिए मैंने जितना करा दिया, आई विल टेक अप द क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड. ठीक है. आईडी के भी और इसके भी. सो फॉर नेक्स्ट क्लास में फॉरेक्स के क्वेश्चन भी हम रीड करेंगे जो जो है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्लास. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है बच्चे, इट इज अ मार्केट इन विच करेंसीज आर ट्रेडेड. यस, बाय एंड सेल हो रही है जहां पे, वो मार्केट कहेंगे. फंक्शंस क्या बच्चे, 3 है, ट्रांसफर, क्रेडिट एंड हेजिंग फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, परचेसिंग पावर, मतलब कोई करेंसी कितनी दूसरी करेंसी खरीद सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर फंक्शन के. एक करेंसी कितनी करेंसी दूसरी की खरीद सकती है. सो बच्चे इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स अक्रॉस डिफरेंट करेंसीज. जो अब तक हम पढ़ते आए हैं वो ट्रांसफर फंक्शन था. क्रेडिट फंक्शन का मतलब है कि हम उधार पे भी माल मार्केट में बेच सकते हैं, और वो उधार कौन कराता है, फॉरेन मार्केट कराती है. इसको हम क्रेडिट फंक्शन कहते हैं. तो हम उधार ले सकते हैं दूसरी कंट्री से लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू. जैसे जो डिस्काउंट यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा है, ठीक है, जैसे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, आप कहते हो तो मैं इतने टाइम बाद पैसे दे दूंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट. आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ बोलते हो कि मेरा बैंक आपको पेमेंट कर रहा है, मैं अपने बैंक को थोड़ा टाइम बाद दे दूंगी, सो दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट. तो उधार मिल रहा है 2-3 महीने का पैसा चुकाने के लिए, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट. लास्ट इज हेजिंग फंक्शन. हेजिंग का मतलब होता है अपने आप को लॉस और रिस्क से प्रोटेक्ट करना. ठीक है. लॉस या फिर रिस्क से प्रोटेक्ट करना. अब वो कैसे हो सकता है बच्चे, हमारे पास डिफरेंट मार्केट्स होती हैं यहाँ पे, फ्यूचर्स मार्केट. ठीक है. जिसमें आप क्या करते हो, अपने आप को गार्ड कर लेते हो कि कल को अगर प्राइस गिरा, अगर कल को प्राइस गिरा तो मुझे ज्यादा नुकसान ना. उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसे चलो थोड़ा सा आइडिया दूंगी.
नहीं करना चाहते फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के बारे में, दो इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, अगर समझना है तो आपको करना, आप बाद में भी पूछ लेना अलग से, ठीक है। सो हेजिंग का मतलब क्या है, अपने आप को करेंसी के गिराव या बढ़ाव से बचाना, ओके। ना टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरीके की है, स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट मतलब मैंने आज सामान खरीदना है, तो आज जो भी रेट मिल रहा है ना उसमें पैसे दे के मैं सामान खरीद सकती हूँ, दैट इज स्पॉट मार्केट, ठीक है। टुडे whatever rate is prevailing in the market, I am entering into an agreement of contract right now, आज ही खरीदना खरीद लो, आज ही बेच रही हो, तो आज का ही रेट लगा दिया, दैट इज स्पॉट मार्केट। सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट एज द नेम सजेस्ट कि बाद में, आज क्या है मैंने ट्रांजेक्शन कर लिया, मतलब कि आज आज हम दोनों ने ट्रांजेक्शन करेंगे, मैं आपसे 3 महीने बाद एक प्रोडक्ट टेस्ट सपोज आप कंप्यूटर भेजते हो, आप मैं आपसे 3 महीने बाद कंप्यूटर खरीदूंगी, लेकिन उसका प्राइस 3 महीने बाद नहीं होगी, और आज होगी कि मैं आपको उस कंप्यूटर के ये मुझे कितने पैसे, तो करना जो है ऐसी प्राइस होना है, बट कम हो जो मर्जी हो, मैं आपको कुछ इतना नहीं कर दैट इज ओके। आप मुझे हम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करके देना, आपको रखती 3 महीने बाद सामान खरीदूंगी, लेकिन नहीं ले दूंगी, जो मर्जी नहीं होता है उससे हमारे लॉस क्या है, गेन का चांस का हो जाता है, यूनिट डिसाइड कर ले कितना ही ले, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट, सो दिस इज अगेन अ टेक्निक ऑफ हेजिंग, ठीक है। आ जाओ रीड कर लेते हैं। स्पॉट मार्केट इट इज हेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली, ठीक है, आज ही। एक्सचेंज रेट जो आज चल रहा है वही, that prevails in the market is known as the spot rate or the current exchange rate भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि अभी चल रहा है ना इसलिए करंट, ओके। फॉरवर्ड मार्केट क्या है, द ट्रांजेक्शन फॉर सेल एंड परचेज आर मेड एट स्पॉट, अभी हम दोनों ने सोच लिया कि हमने खरीदना क्या है और बेचना क्या है और कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, तो ट्रांजेक्शन तो कब हो रहा है, स्पॉट मतलब अभी हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन अभी हो रहा है। लेकिन जो एक्सचेंज रेट है, जो भी परचेज प्राइस है, वो प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पे 3 महीने बाद, मैंने आपको कहा ना, तो डिटरमाइंड डेट है, प्री डिटरमाइंड आज ही हमने सोच लिया 3 महीने बाद। द पेमेंट इज मेड एट अ फ्यूचर प्राइस दैट विल बी प्रिवेलिंग ऑन दैट फ्यूचर डेट, ठीक है। तो जो भी प्राइस उस टाइम पे प्रिवेल हो रहा होगा दैट आई विल पे, ये गड़बड़ है, नॉट एट अ फ्यूचर प्राइस, एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस लिख दो उसको, फ्यूचर प्राइस नहीं होना चाहिए, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस इन द फ्यूचर, इसको करेक्ट करो, प्री डिटरमाइंड प्राइस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में प्राइस उस दिन का नहीं आज डिटरमाइन कर रही हूँ, ये कहने का मतलब यही है, ये थोड़ी लाइन गड़बड़ ना हो जाए इसलिए बोल रही हूँ, प्री डिटरमाइंड डेट एंड द पेमेंट इज एट द फ्यूचर, फ्यूचर प्राइस प्री डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है, प्री डिटरमाइंड फ्यूचर कर दो एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, ओके। द रेट ये एट प्रिवेलिंग नहीं करो क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट है ना, फ्यूचर्स नहीं है। सो रेट एट विच ट्रांजेक्शन आर डन आर कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि देखो रेट ऑफ एक्सचेंज हम आज ही डिसाइड करें तभी फॉरवर्ड रेट आज पता चलेगा, फॉरवर्ड रेट हमेशा आज ही डिसाइड होता है, ओके, ठीक है जी।